ओके डियर स्टूडेंट, मॉडर्न पोइट्री पर हमारा लेक्चर कंटिन्यू है और ये इसका पार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट पार्ट करेंगे, प्रोबेबली दिस इज द थर्ड पार्ट। और हम इस मॉडर्न पोइट्री के ईरा को समझने की कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट इस एज क्या टोटल टेम्परामेंट क्या है, इसमें कितनी मूवमेंट्स हैं और कितनी टाइप्स की पोइट्री है, कितनी टाइप्स की पोइट हैं। और यकीनन इनको समझने में आपको अगर दुश्वारी आ रही है तो कोई बात नहीं, वो इट इज आल्सो गुड साइन ऑफ लर्निंग। इट इज अ साइन ऑफ लर्निंग, इट इज अ गुड साइन कि आप सीख रहे हैं। जब हमें नहीं समझ आ रही होती है ना कोई चीजें, हम क्वेश्चन करते हैं खुद से, तो इसका मतलब होता है हम ज़हन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हम चीज को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। सो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन और रॉबर्ट ब्रिजेस, जी.एम. हॉपकिंस और ए. हाउसमैन को पढ़ा था। इनको बेसिकली समझने की हमने कोशिश की, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इनकी पोइम्स हैं, और ये अनग्रुप्ड जो हैं ये लोग हैं। उसके बाद पार्ट 2 में लास्ट लेक्चर हमने किया था जॉर्जियन पोइट्स और द इमेजिस्ट को हमने समझा, इमेजिस्ट और जॉर्जियन जो ग्रुप है। आज हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेंच पोइट्स करेंगे, W.B. यीट्स को देखेंगे, T.S. एलियट को देखेंगे, और इन लोगों के बाद भी कुछ पोइट्स हैं। तो लग रहा है कि ये सारे लेक्चर से बड़ा लेक्चर न बन जाए कहीं, जहां तक इसके कंटेंट का ताल्लुक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज ये हमारा कंप्लीट हो जाए। सो पार्ट 3 जो हम स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्टली पार्ट 3 में चलें। रास्ते में चले गुजरते चलते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने न्यू एज और न्यू टेक्निक्स पढ़ी, हमने कहा कि ये सेल्फ डिस्कवरी की बात करते हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, इसके अंदर सिंबलिज्म है, जैसे इमेजिज्म है ये, और जॉर्जियन एक ग्रुप है अलग से। और उसके बाद हमने सिंबलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हॉपकिंस का क्या कंट्रीब्यूशन है, T.S. एलियट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी जो है वो क्या है इनका, क्योंकि आफ्टर ऑल पोइट्री हो, आर्ट हो, इसका ताल्लुक प्रेजेंटेशन और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी से होता है। फिर हमने रॉबर्ट ब्रिजेस जो अनग्रुप्ड पोइट्स हैं कुछ उनको तस्करा किया, जो एक्चुअली किसी हद तक जो है विक्टोरियन कंटेंट को फॉलो करते हैं, रोमांटिक्स अपना अंदर एक रोमांटिसिज्म रखते हैं ये लोग, और अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसके एतबार से ये रोमांटिक्स हैं, और लेकिन अपनी जो थीम हैंडलिंग के एतबार से, जो फॉर्म के एतबार से हम इनको मॉडर्न कहते हैं। तो इसमें हम जो है वो कुछ हमने देखा कि इन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या फॉर्म के एतबार से, प्रोसोडी के एतबार से क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। और हॉपकिंस के बारे में हमने जाना, स्प्रंग रिदम, आई होप आपको आना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है, इतनी डीप मत जाए इसके अंदर। गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, इनस्केप जिसे हम कहते हैं। ए. हाउसमैन कौन थे, क्या बड़ी पोइम्स थी, क्यों डिस्कसेस थे मॉडर्न लाइफ के हवाले से, हमने देखा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो सेकंड लेक्चर जॉर्जियन पोइट्स और द इमेजिस्ट पे हमने किया था, इनका सब्जेक्ट मैटर हमने देखा, इनका फर्क देखा, जॉर्ज किंग के साथ क्या ताल्लुक है ये देखा, 5 वॉल्यूम्स ऑफ जॉर्जियन पोइट्री की बात हमने की, फेमस जॉर्जियन पोइट्स की हमने बात की, फिर उनमें से हमने वॉल्टर डे ला मेयर को देखा, और इनकी पोइट्री मैंने आपको मेंशन भी की। और रियलिटी और फैंटेसी और वेकिंग और ड्रीमिंग के हवाले से इनका कॉन्सेप्ट, विलियम हेनरी डेविस की बात की, लेयर पोइम की हमने बात की, कुछ और पोइम्स हैं। ही वाज अ नेचुरल सिंगर, एक टैंप लाइक लाइफ गुजारने वाला एक पोइट। और लॉरेंस बनियन की हमने बात की, जॉन्स मेसफील्ड की बात की। फिर इमेजिस्ट पे हम आए, इमेजिस्ट कौन है, ये किस तरह से अलग हैं दूसरों से, और विक्टोरियन वर्सेस इमेजिस्ट को हमने देखा, और फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन की हमने बात की। फादर ऑफ इमेजिज्म कौन है, किसने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, और एजरा पाउंड ने जो है किस तरह से लीड किया, और एजरा पाउंड कौन है, उनकी कैंटोस जो है वो कौन सी, और डीपोस जो है वो उस पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा, और कुछ अदर इमेजिस्ट को हमने देखा। एम वगैरह ये रिपीट हुआ था कि ये पॉइंट जो है ना, एम पर्पस जो है इनका बस बड़ा सिंपल सी बात है ये। और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की क्या बात थी, और दे अपोज द रोमांटिक व्यू, ये भी हमने समझा। उसके बाद डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, T.H. लॉरेंस, जो कि हम उसके साथ फेमिलियर हैं एज ए नॉवेलिस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा कि वो पोइट्री भी करते थे, और उन्होंने जॉर्जियन पोइट्री और इमेजेस पोइट्री दोनों में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और मैनिफेस्टो रिमार्केबल उनके एक वर्क है।
तो आज हम आते हैं पार्ट 3 के अंदर, फ्रेंच पोइट्स का। एक नया ग्रुप हमारे सामने आता है, फ्रेंच पोइट्स। ओके, फ्रेंच पोइट्स कौन है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रेंच, आपको पता है वो वार के दौरान जो खंदक वगैरह खोदी जाती है ना, वो जिसके अंदर वो फौजी खड़े होकर फिर अपने आप को बचाते हैं और फाइट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव राइज टू द वॉर पोइट्री। 1914 और 1918 के दरमियान जो है पहली जंग अजीम जो है यूरोप के मुल्कों के आपस में ही ये लड़ाई हो गई, और इसमें सारे लोग डिवाइड हो गए, पूरी दुनिया में ये जंग फैल गई, और इसने जन्म दिया वार पोइट्री को। ट्रेंच का ताल्लुक वही ट्रेंच जो वार के अंदर खोदी जाती है, ट्रेंचेस जहाँ पे सोल्जर जो है अपने आप हाइड करते हैं और वहीं पे रहते हैं ज़ाहिर दिन रात वो। And the poets who wrote about the war and its horrors, especially in the trenches, are called the war poets or the trench poets. इनको trench poets कहा जाता है, जिन्होंने trenches के बारे में लिखा है, जो इनमें से तो कुछ ने वहां जाके ज़ाहिर ऑब्जर्व किया होगा ये सारा, और कुछ लोग आर्मी से भी बिलोंग करते होंगे। So war poets have mixed attitude. Some show disillusionment and some show escape. तो war poetry जो है ना, एक तो सिंपल है कि ट्रेंच पोइट्री वार पोइट्री है, वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंसेस को या वर्ल्ड वॉर 1 के रिएक्शन में या उन पे ऊपर एक कमेंट्री है, तो ये वाली पोइट्री। और इस ग्रुप को जिन्होंने ये पोइट्री की थी इसे ट्रेंच पोइट्स कहते हैं। वेरी सिंपल। इनके यहाँ हमें मिक्स्ड एटीट्यूड मिलता है, डिसइल्यूजनमेंट भी मिलती है और एस्केप भी मिलता है। यानी वार के अंदर वो वार पोइट्री कर रहे हैं, लेकिन वार के में एस्केपिज्म लेंगे, यानी एक इमेजिनेशन की बात करेंगे, कोई हता के इर्द गिर्द लाशें होंगी, जख्म होंगे, जंग हो रही होगी, एक कयोस होगा, और कुछ जो है वो सीधा क्रिटिसाइज करेंगे और डिसइल्यूजनमेंट शो करेंगे। तो सम वार पोएट्स डिस्प्ले द कंटिन्यूएशन ऑफ द जॉर्जियन पोएट्री एंड डिस्प्लेड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेमली एन एस्केप फ्रॉम एक्चुअलिटी। ये जो जॉर्जियन ग्रुप था, आपको याद होगा, वो भी एस्केपिज्म लेता था, वो भी एक रोमांटिक उनका एटीट्यूड है, जो रोमांटिक्स की खास बात होती है ना एस्केपिज्म में। So escape from actuality, escape from reality, एक ग्रुप तो इसमें से कुछ लोगों ने जॉर्जियन पोइट्री को फॉलो करते हुए वार के दौरान भी एक ऐसी पोइट्री की जो वार के हॉरर्स को डिस्क्राइब नहीं कर रही। ठीक, फॉर एग्जांपल E.W. Tennant described the soldiers in Home Thoughts in Levante। ठीक है, Home Thoughts in Levante एक पोएम है उनकी, E.W. Tennant की, as dancing with myriad step from wrecked and shattered town. Instead of facing squarely the horrors of the war, these poets looks upon the terrible present as a mere dream and the world of imagination of only reality. तो इन्होंने किस तरह से वार अतः के दौरान भी ये किस तरह से इमेजिनेटिव जो है ना अपना वर्क कर रहे हैं, और इनको लगता है कि दिस वार इज ओनली जस्ट एक ड्रीम है, टेम्पररी है, खत्म हो जाएगी, और एक इमेजिनेशन, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन की ये पोएट्री करते हैं। Terrible war. And some poets, on the other hand, आप देखिए, दूसरे पोइट के wrote about the war, describe incidents of the war and the orders and the pathos of the simple men caught in the catastrophe. और दूसरी तरफ horrible जो situation of the war है, जो terrible war है, उसके जो consequences हैं, और जो catastrophic एक incident हो रहा है, उसको वो describe कर रहे हैं। Their method was descriptive and impressionistic. इनका तरीका ये है कि impressionistic है, जो इनको feel आता है और जो ये सामने देखे हैं उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हॉरर ये फील करते हैं। आउट ऑफ नंबर ऑफ दीज वार पोएट्स ओनली 2, सेगफ्राइड सैसोन एंड विल्फ्रेड ओवन, अटेन्ड सम पोएटिक स्टैंडर्ड। ठीक है, इनमें सिर्फ हम 2 को मेंशन करेंगे जो जिनका पोएटिक थोड़ा स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स। जहां तक इनका सब्जेक्ट मैटर, उनकी हैंडलिंग है, जैसे मैंने कहा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। सब्जेक्ट वही वार ही है दोनों का, एक तरफ एस्केप है और एक तरफ रियलिटी को पोर्ट्रे करके डिसइल्यूजनमेंट शो की जा रही है, वार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 2 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके जी, सेगफ्राइड सैसोन जो है, सैसोन्स प्रीडोमिनेंट मूड वाज नॉट लिरिकल बट सैटिरिक। ठीक है, सैसोन है ये लिरिकल नहीं है बल्कि सैटिरिकल, यानी तनकीदी किस्म की पोएट्री करते हैं। नॉट एस्केपिस्ट बट रेबेलियस। ठीक है, इनमें ये दूसरे ग्रुप के हैं। And because he felt the soldiers was being sacrificed for a false idealism, इनको लगता है कि ये जंग हो रही है, इसमें जो सिपाही मर रहे हैं, और जो आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी है ना वो फॉल्स है, वो इधर से मरे को उधर से मरे, मरता इंसान है। तो एक पोएटिक आउटलुक है, और ये समझते हैं कि आइडियलिज्म फॉल्स है और आम इंसान खामखाई
कुछ बेवकूफ सियासतदानों के पीछे अपनी जान दे रहे हैं। सो इन हिज सुसाइड इन ट्रेंचेस, देखो उन्होंने टाइटल देखो क्या है, सुसाइड इन ट्रेंचेस, एक्चुअली एक किस्म की सुसाइड है, इंसान ही खुद को मार रहा है। ही डिस्क्राइब्स द हॉरर्स ऑफ ट्रेंच वॉरफेयर इन सॉन्ग बुक्स ऑफ द वॉर। He dwelt on the short memory of the public who forget those who suffered and died for them during the war. और यहाँ पे एक disillusionment शो करें और क्रिटिसाइज भी करते हैं सॉन्ग्स बुक्स ऑफ द वॉर के अंदर कि लोग देखो कितनी आसानी से भूल जाते हैं कि जो लोग मर गए उनके लिए उनको कोई याद नहीं रखता। So Sassoon gave voice to the disillusionment। तो इनके यहाँ जो थीम मिलता है वो है disillusionment, को मायूसी है, और ये क्रिटिसाइज करते हैं फॉल्स आइडियलिज्म को और एक स्टेरिकल वर्क है इनका। दो इनके वर्क आपके सामने आ गए। विल्फ्रेड ओवन, हमारे पास दूसरे आते हैं। विल्फ्रेड ओवन रोट वॉर पोएम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेसोन। ये भी उनके ग्रुप पे ही है, इन्होंने उनके इन्फ्लुएंस में लिखा। ही एडमायर्ड सेसोन के वर्क को उन्होंने एडमायर किया। स्पीकिंग अबाउट हिज ओन पोएट्री रिमार्क, अपनी पोएट्री पे वो कहते हैं आई एम नॉट कंसर्न्ड विद पोएट्री। ठीक है, विल्फ्रेड ओवन जंग लगी हुई है, कहते मेरा पोएट्री से नहीं ताल्लुक, माय सब्जेक्ट इज वॉर एंड ऑल पोएट कैन डू टुडे इज टू वॉर। ये शायर आज क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट मेरा जंग है और जंग में मैं सिर्फ वार्न करना चाहता हूँ, ये बुरी चीज है, जंग मत लड़ो। Though in his poems we find the mood of disillusioned irony, yet unlike Sassoon he does not completely lose his hope for the man। अब विल्फ्रेड ओवन को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरेटिव में जरा याद रखने में हमें आसानी होती है। तो सेसोन में थोड़ी आपको मायूसी मिलती है, डिसइल्यूजनमेंट कंप्लीटली वैसे लगता है होपलेस है अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो विल्फ्रेड ओवन के अंदर जो है वो अ मूड ऑफ डिसइल्यूजन आयरनी है तो सही, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। इट डज नॉट कंप्लीटली लूज हिज होप। हिज पोएम्स आर फ्री फ्रॉम बिटरनेस, ठीक है, एंड ही रिजॉइसेस द फेलोशिप ऑफ कॉमरेड्स, कि इंसान किस तरह, इंसान जो है ना वो मरते हैं तो एक दूसरे का वो कितना देखभाल करते हैं, कोई वुंडेड हो जाता है तो किस तरह कॉमरेडशिप शो की जाती है। तो इंसानों के अंदर जो इंसानियत भी है ना, इनका फोकस उसके ऊपर है, और इनमें बिटरनेस की कमी है। जबकि बिटर है सेसोन की जो पोएट्री है वो बिटर पोएट्री है, इनकी थोड़ी बिट लेस बिटर है, ठीक है, और इनका फोकस जो है ना वो गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर। Whereas in Sassoon's poetry we find a mood of indignation and satire, वहां पे आपको इंडिग्नेशन है, गुस्सा, नाराजगी और एक तनकीद मिलती है। In Owen's poetry the mood is the reconciliation and elegy, इनके अंदर एलर्जी मिलती है, डेथ है लेकिन उसको एक लाइट मूड में उसको याद करते हैं, और रिकंसिलिएशन मिलती है ह्यूमैनिटी के साथ। The following remarkable lines in his poem, strange meeting, इनके जो पोएम है ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, reveal Owen's typical approach to war। इसमें ये लाइन इनकी देखें, I am the enemy you killed, my friend, let us sleep now। ठीक है, तो ये एड्रेस कर रहे हैं उनको। सो विल्फ्रेड ओवन और हमने देखा सेसोन का ताल्लुक जो है ना वो ट्रेंच पोइट्स के साथ है। ग्रुप पहले के नाम ने दो का तस्करा किया, और इससे आप उनकी ओवरऑल पोइट्री का मूड अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यहां से हम आगे टर्न लेते हैं, जैसे कि एज आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, तो अब हम मूव करेंगे एक और एंगल की तरफ। वो एक और पोइट है, वो है W.B. यीट्स। अब W.B. यीट्स जो है, हमने इनको ट्रेंच पोइट नहीं कहा, ये बिल्कुल डिफरेंट एक इनके पास आइडिया है। विलियम बटलर यीट्स इनका पूरा नाम है। W.B. मीन विलियम बटलर यीट्स, born in 1865 to 1939 तक इनकी एज है। दोनों वर्ल्ड वार ज़ाहिर इन्होंने देखी होंगी, या दूसरी ऑलमोस्ट शुरू हो गई होगी। बस मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द मॉडर्न पोइट्स, बड़ा अहम पोइट है। मॉडर्न पोइट्स में दो तीन बड़े नाम हैं, एज़रा पाउंड, W.B. यीट्स और T.S. एलियट। ये तीन पोइट जो है ना, आप इनको करें तो ये बड़े नाम जो है आपके सामने आ जाते हैं मॉडर्न पोइट्स के। तो हम देख रहे हैं अभी W.B. यीट्स को। सो हु एक्सर्टेड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिज कंटेम्परेरीज एज वेल एज सक्सेसर्स, इन्होंने बड़ा असर डाला बाद में आने वालों पर भी और अपने टाइम के ऊपर भी। ही वाज एन आयरिश पोएट एंड कुड नेवर रिकंसाइल हिमसेल्फ विद द इंग्लिश हैबिट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग। ये अपने आप को अंग्रेज बिल्कुल नहीं कहते थे। इंग्लिश पोएट में हम जरूर इनको पढ़ते हैं, इन्होंने इंग्लिश में पोएट्री भी की, इंग्लैंड से पढ़े भी, लेकिन ये अपने आप को एसोसिएट नहीं करते थे आयरलैंड
अपना जो है ना वो सेपरेट समझते थे अपने आप को। आयरलैंड के ऊपर जाहिर है उस वक्त रूल कर रहा था इंग्लैंड। बाय टेम्परामेंट ही वाज अ ड्रीमर, विजनरी, who fell under the spell of the folklore and superstitions of the Irish peasantry. इन्होंने जो अपना ध्यान किया कि मुझे कहां से सब्जेक्ट मैटर लेना है, वो इन्होंने आयरलैंड की तरफ देखा। आयरिश जो कल्चर है ना, एंशियंट कल्चर और ट्रेडिशन, जो पेजेंट कल्चर है एक्चुअली, पिजेंट्री की तरफ उन्होंने देखा, उस लिटरेचर की तरफ देखा। और फोकलोर लिटरेचर था ज्यादा, जबानी जो है वो नैरेटिव जो चलते रहते हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, परियों जिनों की कहानियां जो है। लाइक देम ही बिलीव्ड इन फेरीज, और बिल्कुल डब्ल्यू बी येट्स को यकीन था कि फेरीज होती हैं, एंड नोम्स एंड डीमंस इन द ट्रूथ ऑफ ड्रीम्स एंड इन द पर्सनल इमॉर्टैलिटी। उसका ख्याल था कि इंसान नहीं मरेगा। और ये सारा रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये किसके अगेंस्ट आ रहा है? साइंटिफिक थिंकिंग मॉडर्न वर्ल्ड में आपको पता है वो डेवलप हो चुकी है। ये उसका बिल्कुल एक हमें रिएक्शन करता हुआ एक पोइट नजर आता है, और जिसने पनाह कहां पे लिया? अपने आयरिश कल्चर के अंदर। और आयरिश कल्चर पे से पूरा यकीन है, और फोकलोर की जो स्टोरीज हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं साइंस के मुताबिक, वो फेरीज की कहानियां जो हैं, वो नोम्स की स्टोरीज और डीमंस के किस्से जो हैं, और उन्हें यकीन था कि ड्रीम्स जो हैं वो सच हैं, रियलिटी और इमॉर्टैलिटी पर उन्हें यकीन था। नेचुरली with such a type of temperament, Yeats felt himself a stranger in the world dominated by science, technology and rationalism. अब एक ऐसी दुनिया, लंदन आपको पता है मेट्रोपॉलिटन बन चुका था, साइंस टेक्नोलॉजी का हब था, सेंटर ऑफ रैशनलिज्म था। और ऐसी एज के अंदर आप देखते हैं कि ये बिल्कुल डब्ल्यू बी येट्स आपको एक अजीब से इंसान लगेंगे कि यार ये कैसा पढ़ा लिखा शख्स है जिसे परियों जिनों पे अभी भी यकीन है, डीमंस पे, चुड़ैलों पे, ठीक है, और इमॉर्टैलिटी पे। और दूसरी साइड पे आप देखते हैं साइंस टेक्नोलॉजी और रैशनलिज्म डोमिनेट कर रहा है साइंस के, और वो तो इनमें से किसी चीज पे बिलीव नहीं करते। तो डब्ल्यू बी येट्स कितना आपको एक बड़ा ही स्ट्रेंज इंसान लगेगा, आइसोलेटेड भी लगेगा। सो एबी थिएटर एंड नोबेल प्राइज भी उनको मिल चुका है। ही वाज एन आयरिश पोएट, जैसे हमने पहले बात की, ना सिर्फ पोएट थे बल्कि ड्रामेटिस्ट भी हैं, प्रोज राइटर एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर। एक जायंट थिंकर हैं, टी.एस. एलियट की तरह, एज एन अकाउंट की तरह, डब्ल्यू बी येट्स की एक बड़ा नाम है। सो ही वाज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। सो इन्होंने आयरिश का जो लिटरेचर था, इन्हें पता लग रहा था कि जो आयरलैंड का जो कदीम लिटरेचर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर इन्होंने कोशिश ना की। मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न लॉजिकल थिंकिंग के आगे ये बिल्कुल खत्म हो जाए। और इनका एक रिएक्शन एक लिहाज से यीट्स का एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ जो रूल है उसके खिलाफ भी चुके थे, इसलिए उनकी साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक और साइंस भी अपील नहीं कर रही। हाउएवर इन्होंने आयरिश लिटरेचर को रिवाइव करने का फैसला किया एंड बिकेम ए पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट एंड मूवमेंट। आयरिश रिवाइवल की इन्होंने मूवमेंट चलाई, एंड अलोंग विद लेडी ग्रिगरी एंड एडवर्ड मार्टन फाउंड द एबी थिएटर। इन्होंने एबी थिएटर एक जो है ना उसकी बुनियाद रखी आयरलैंड के अंदर, डबलिन के अंदर। फ्रॉम 1900 his poetry grew more physical and realistic. He largely renounced the transcendental beliefs of his youth. हम ग्रेजुअली, क्योंकि शॉर्ट टाइम में हम इनको समझ रहे हैं, तो इनके शुरू में तो ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनलिस्ट थे, बिल्कुल ही फोकलोर और सुपरस्टिशियस थे, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ा सा इन्होंने ट्रांसेंडेंटल बिलीफ को जो है ना लेटर एज में उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और कुछ इन्होंने रियलिस्टिक पोइट्री बाद में की है। तो इनमें ग्रोथ ऑफ माइंड भी हमें नजर आता है। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1923. खास बात यह है कि इनको अदब का सबसे बड़ा इनाम भी दिया गया। His major works include 1928's The Tower and the Words for Music, Perhaps and Other Poems. ये पूरा एक ही नाम है, Words for Music, Perhaps and Other Poems, published in 1932. The Tower, और ये दो इनके खास बड़े काम समझे जाते हैं पोइट्री के हवाले से। ड्राई लॉजिक एंड कोल्ड रीजन, हम देखते हैं इसका क्या ताल्लुक है इनके साथ। वैसे आप डब्ल्यू बी येट्स को अंडरस्टैंड कर गए होंगे, मेरी इतनी सी बात पे आप उनकी एक मेंटल इमेज आपने बना लिया होगा वो इस टाइप के हैं। फर्दर हम और नीचे जाते हैं। Being convinced that the modern civilization faces our fundamental consciousness, इनका ख्याल था कि मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बिल्कुल रेज कर दिया हमारी कॉन्शियसनेस, जो है हमारा जो एक कदीम इंसान जिससे सोचता था ना, मॉडर्न मैन ने तहस नहस कर दिया मॉडर्न थिंकिंग।
क्योंकि वो जो यकीन थे, वो जो कन्विक्शन था, जो वो फेथ का दौर ही खत्म हो गया। सो यीट्स ट्रस्टेड इन द फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन। यीट्स जो है ना वापस ट्रस्ट करता है रीजन के बजाय इमेजिनेशन के ऊपर। एंड एडमायर्ड दोज एजेस व्हेन इमेजिनेशन रिमेन्ड सुप्रीम। और पीछे वो हमेशा वही उसी ईरा को, उसी दौर को एडमायर करता है जब जब इमेजिनेशन पर फोकस किया गया, और जब जब रीजन पे फोकस किया गया, यानी क्लासिकल एज होगी, उसको ये डिनाउंस करता है और रोमांटिक्स को ज़्यादा एडमायर करें। Thus he went deeper and further in the range of the folklore and mythology. तो वो mythology की तरफ चला गया, folklore और superstition की जानिब खींचा चला गया। He discovered the primitive and the perennial throb of life and passion and the belief of ancient times. पुराने टाइम के अंदर जो जिंदगी है वो eternity में जिंदगी अपने full color के साथ इन्हें नजर आती है primitive time के अंदर। So he wanted to revive that. वो जो लाइफ थी ना, फुल थ्रोबिंग प्रिमिनल लाइफ जो है, जो प्रिमिटिव टाइम के अंदर थी, सो ही वांटेड टू रिवाइव दैट बिकॉज ही फेल्ट दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज टेम्ड इट बाय इट्स इंसिस्टेंस ऑन ड्राई लॉजिक एंड कोल्ड रीजन। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड का जो लॉजिक है उन्हें ड्राई लगता था और रीजन कोल्ड लगता था, यानी लाइफलेस। मॉडर्न जो रीजन है इसमें कोई ये बिल्कुल फीका है रीजन, और ये बिल्कुल कोल्ड है, इसमें कोई जिंदगी नहीं है। और जिंदगी तो पुराने टाइम में थी, सुपरस्टिशन में जिंदगी थी, इमेजिनेशन की जिंदगी। ये इनकी खैर थिंकिंग। सो ही वाज, यू कैन लेबल दिस पर्सनैलिटी एज एंटी रैशनलिस्ट, सिंपल एंटी रैशनलिस्ट। सो Yeats was anti-rationalist. He believed in magic, occult influences and hypnotism. ये सारे जो रैशनल के अलावा जितने भी चीजें होती हैं, जैसे सुपरस्टिशन है, मैजिक है, कल्ट है, हिप्नोटिज्म है, ये सारे वो साइंसेस पे इसको यकीन था, स्व साइंस, ओरिजिनल साइंस। इट हैज लेड टू रिवोल्ट ऑफ द सोल अगेंस्ट द इंटेलेक्ट। इसका नजरिया था कि मैं सोल का रिवोल्ट है, जैसे कि मैं रूह को दोबारा जगा रहा हूँ, इंटेलेक्ट का टाइम आ गया है और इसमें मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। He also believed in the magic of words and the phrases and the terms which appeal to the common humanity. So he was an anti-rationalist, ये हम बात कर रहे थे। और इन्हें मैजिक ऑफ द वर्ड्स पे भी यकीन था। इनके ख्याल में जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स में, उनके जादुई मैजिक पे जो ओवरऑल भी यकीन था, उन पे जादुई असरात होते हैं अगर उन्हें प्रॉपर वे में यूज किया जाए। Therefore, he tried to rediscover those symbols which had a popular appeal in the ancient days and which can even now touch man's hidden self and awaken in him his deepest and oldest consciousness of love and death and his impulse towards adventure and self-fulfillment. लिहाजा उन्होंने कोशिश की कि वो पुराने जो सिंबल्स हैं, जो साइंस और सिंबल्स एंशिएंट टाइम में बनाए जाते थे, उनके ख्याल में उसके अंदर कोई ना कोई वो हमारी डीप रूह को के ऊपर असरात रखते हैं शायद, इसलिए इस पे उन सिंबल्स की डिस्कवरी पर भी कोशिश की। सो यूनिवर्सल ग्रेट माइंड, इनका एक और कॉन्सेप्ट ये था कि एक यूनिवर्सल ग्रेट माइंड एग्जिस्ट करता है। और ऑल दीज फैक्टर्स इंक्लाइंड हीट्स टुवर्ड्स सिंबलिज्म। तो वो जो ओल्डर जो सिंबल्स है उनका रिवाइवल है, और उस सूरत में ये साथ साथ एक सिंबलिज्म की तरफ भी माइल हो जाते हैं, और सिंबलिस्ट जो पोइट्री है उसको तरजीह देते हैं रियलिस्ट पोइट्री के ऊपर। Believing in the existence of a universal great mind and a great memory, इनके ख्याल में यूनिवर्सल एक ग्रेट माइंड भी है, पूरी कायनात के अंदर एक मेमोरी है, एक माइंड है जिसमें चीजें मौजूद होती हैं, which could be evoked by symbols, ठीक है। और वो उसको हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो जो एक एटर्नल बीइंग है ना, उसको सिर्फ सिंबल से हम कम्युनिकेट करती है वो हमारे साथ। He came to regard that both imagery and the rhythm can work as incantation to arouse universal emotion, ठीक है। So proper images और proper rhythm और words की wise selection से इनका ख्याल था कि हम जो यूनिवर्सल इमोशंस को, इंसान के अंदर एक यूनिवर्सल बीइंग भी इंसान का पार्ट है, उसको अपील कर सकते हैं। He liked Shelley's poetry because of the symbolism inherent in the recurrent images of the leaves, boats, stars, caves and the moon. शैली की पोइट्री ने बहुत पसंद भी थी इस वजह से, क्योंकि शैली ने सिंबल्स यूज किए हैं बहुत दफा, और उनके रिकरेंट जो इमेजेस और सिंबल्स में लीव्स, बोट, स्टार्स, केव और मून आते हैं। और उनमें से एक सिंबल जो है ना इनको बहुत पसंद है, और वो है द मून। मून जो है ना इनका रिकरेंट सिंबल है यीट्स का। एज ए सिंबलिस्ट पोएट
Yeats' aims was to evoke a complex of emotions, not by a direct statement but a multitude of indirect strokes. तो ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट पोइट्री करना है, सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज जो है, उसकी बजाय ये कहते थे लैंग्वेज को सिंबॉलिक होना चाहिए। वो जितनी डीप, मिस्टीरियस और सिंबॉलिक होगी उतनी अपीलिंग होगी। एंड वेरी कॉमन सिंबल इन हिज पोइट्री इज द मून। मून को ये तो बहुत ही ज्यादा ये पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। बल्कि एक मून के एक लवर के बारे में एक वाकया मैंने पढ़ा था मुस्तनसर की एक सफरनामे के अंदर, जब वो लीपो शायद पोइट है, इसके हैं चाइना के साथ है, क्या जगह है मुझे उसका नाम बोल रहा है, उसके सफरनामे के दौरान मुस्तनसर ने एक पोइट का जिक्र किया लीपो का, जो जिन्होंने सुसाइड कर ली। वो हुआ ये कि वो बोट में बैठ कर रात को जो है वो इंजॉय कर रहे थे या जैसे नेचुरल सीन देख रहे थे, तो उन्होंने पानी के अंदर चांद का अक्स देखा। तो उनको ऐसे लगा कि रियल में चांद उनके बहुत करीब है, तो उसको हासिल करने की कोशिश में वो नीचे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। तो इसी तरह बिल्कुल डब्ल्यू.बी. यीट्स को भी लीपो की तरह लव था मून के साथ, और इस सिंबल को बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं। वेरी कॉमन सिंबल इन पोएट्री इज द मून। सो यीट्स देयरफॉर ट्राइड टू रिफॉर्म पोएट्री नॉट बाय ब्रेकिंग विद द पास्ट बट विद द प्रेजेंट। पास्ट से नहीं कि प्रेजेंट के अंदर पोएट्री की जाए, बल्कि प्रेजेंट से ब्रेक करके ये सिर्फ पास्ट के साथ जुड़ रहा था। यहाँ यीट्स और टी.एस. एलियट में आगे चल के फर्क देख लेंगे। तो वो कहता है कि प्रेजेंट को छोड़ें, टोटल पास्ट ही होता है बस। According to him, the true poet is he who tells the most ancient story in a manner which applies to the people today. वो कहता है अगर आज के दिन को भी हमने समझना है ना, तो अच्छा पोएट वो है जो पास्ट की कहानी लेके आएगा, जो आज के टाइम को समझाएगा हमें। तो आज का टाइम भी डिस्क्राइब होगा पास्ट से, और पास्ट के पास सब कुछ। कुछ इनकी पोएम एक आप तो खैर पहले हमने मेंशन कर दिए। हिज अर्ली पोएम्स लाइक द वंडरिंग ऑफ ओवेन expresses Yeats' deepest idealism in the simple outlines of the primitive tales. ठीक है, the same attempt, though more effective and mature, was made in the winding among the reeds. The wind among the reeds, 1899 के अंदर आती है, and the shadowy waters. He was groping in the dreamland for the wisdom and illumination. इन सारी पोएम्स के अंदर ऐसा लगता है कि ड्रीम लैंड में जाके विजडम और इल्यूमिनेशन हमेशा ही पास्ट में देखते हैं, ड्रीम वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई एंड द आयरिश डिस्टर्बेंसेस, जो आयरलैंड और इंग्लैंड के जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस था ड्यूरिंग दोज इवेंटफुल ईयर्स गिव टू यीट्स मोर रियलिस्टिक डायरेक्शन। इन कहते हैं वर्ल्ड वॉर ने यीट्स के जो ट्रांसेंडेंटल जो थिंकिंग थी, जो ड्रीम वर्ल्ड की थिंकिंग थी, जो पास्ट से में जाना था, थोड़ा सा उसको झंझोड़ा है और उसको एहसास दिलाया है कि प्रेजेंट टाइम है और इसमें बहुत प्रॉब्लम है। These conflicts, of course, did not completely efface his dreams, but they turned his eyes from mythology to his own soul, which was divided between earthly passions and earthly passions. तो इन वर्ड्स ने आल्दो इतना जरूर किया कि इनको पास्ट से और मिथोलॉजिकल वर्ल्ड से निकाल के इन्होंने प्रेजेंट टाइम में फिर भी सही तरह से नहीं लिखा, बल्कि अपनी सोल के बारे में एक्सप्लोरेशन शुरू कर। सेल्फ एंड एंटी सेल्फ का भी एक कॉन्सेप्ट है। यीट्स रियलाइज दैट, ऐसा लग रहा था कि डब्ल्यू.बी. यीट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये वेरी सिंपल मैन नहीं है। सो यीट्स रियलाइज दैट द हाईएस्ट टाइप ऑफ द पोएट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ द सिंथेसिस ऑफ द सेल्फ एंड एंटी सेल्फ एज ही कॉल्ड। उनकी अपनी एक थ्योरी भी है अबाउट पोएट्री के सेल्फ और एंटी सेल्फ का फ्यूजन होती है एक अच्छी पोएट्री, जब आप अपने सेल्फ का जो आप हैं और एंटी सेल्फ जो आपकी हायर सेल्फ है, जो कायनात के साथ जुड़ने वाली सेल्फ, एक अर्ज है, वो जब मिक्स होती है। सो द एंटी सेल्फ इज अवर सोरिंग स्पिरिट, जो हमारे अंदर एक सोरिंग स्पिरिट, एक बड़ी लार्जर इमेजिनेशन है जो आपको दुनिया से, कायनात से जोड़ती है। वी ट्राई टू राइज अबव द बॉन्डेज ऑफ अवर मेंटल हैबिट्स एंड एसोसिएशंस, जो हमारे ज़हन और लॉजिक को ब्रेक करती है और कहीं ना कहीं हमें वो ऊपर उठाती है। दैट इज अवर एंटी सेल्फ। Yeats' lyrics which give the most effective expression to these views are the wild swan at cool. अगर ये वाली है सेल्फ और एंटी सेल्फ और कनेक्शन विद द यूनिवर्स देखना है आपने, द वाइल्ड स्वान एट कूल देखिए, द टावर एंड द वाइंडिंग स्टेयर, ये इनका जो वर्क्स है। Here he gave very satisfying presentation of the wholeness of the man, his self and anti self का जो कॉन्सेप्ट है।
वहां पे आपको ये नजर आएगा। एक और बड़ा फेमस इनका काम है सेकंड कमिंग। यकीनन आप में से कुछ लोग इससे मुतारफ होंगे ऑलरेडी, जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ा हुआ है वर्क, उन्होंने यकीनन सेकंड कमिंग का भी नाम सुना होगा। दैट इज व्हाई it is no exaggeration to say that the Yeats was influenced by the images and influenced them in return। और आप Yeats में आपको देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स एक पर्सनालिटी मिल रही है कि इन ये सिंबलिज्म की मूवमेंट्स के साथ भी अटैच है और इमेजिस्ट के साथ भी, उनके साथ भी इनको असर लिया, उन पे असर डाला भी, क्लोजली एसोसिएट नहीं है, ठीक है, लेकिन खुद एक जाइंट पर्सनालिटी है। ए थॉट फ्रॉम Propertius is in every respect an imagist। इनकी जो इमेजिस्ट पोएम है वो है थॉट फ्रॉम Propertius। Propertius असल में वर्जल के एक फ्रेंड थे रोमन टाइम के अंदर, एक पोएट थे वो भी, और उनके ऊपर है थॉट फ्रॉम Propertius। तो वो अपने अंदाज में एक इमेजिस्ट पोएम है, ठीक है। इमेजेस पोएम आपको याद होगा, बिल्कुल कंसाइज वर्ब में बिल्कुल इमेज को जो ऑब्जेक्ट है उसको कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करना, बिल्कुल एक रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन करना। In his last years, Yeats retired to the solitude of his own mind, and he wrote poems dealing with his early interest, love of dreams, presences जैसे admiration of the simple joy of the youth and the old civilizations, but the disintegration of the modern civilization and the impact of war pained Yeats, and he believed that a revolutionary change is in the offing। So in the second coming, he described what lies at the root of the malady। वो जो प्रेजेंट टाइम और वार ने जो उनके ज़हन पे असर डाला था कि इस लड़ाई ने, इस जंग ने, ये जो मॉडर्निटी है इसने हमें तबाह कर दिया, साइंस ने, लॉजिक ने, अकल ने। तो वो उस पे लिखते हैं सेकंड कमिंग के अंदर, द थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये स्टेटमेंट जो है उठाया चिन्मय अचेब ने और अपना नॉवल का टाइटल भी बनाया, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the worst are full of passionate intensity। ठीक है, तो ये एक लेमेंट है ऑन द प्रेजेंट डे, जो उस टाइम वो वाला टाइम है जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। For about half a century, Yeats exerted tremendous influence on the modern poet on account of his utter sincerity and extraordinary personality and genius। extraordinary personality थे, genius थे, यकीनन आपको याद रखने में थोड़ी थोड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आप ये कहें कि आपको W.B. Yeats का नहीं पता या नहीं समझ, उनके कुछ काम के नहीं समझ। तो आगे बढ़ते हैं T.S. एलियट के बारे में जानते हैं, जो एक और हमारे पास एक जाइंट थिंकर है। इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट, is the greatest among the modern English poets and he has influenced modern poetry more than any other poets of the 20th century। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर हम देखते हैं मॉडर्न पोइट्स, क्योंकि पोइट क्रिटिक भी थे, बहुत ज्यादा असर डाला T.S. Eliot। He combines in himself strange and opposing characteristics। इनमें भी आपको opposing और strange element mix मिलेंगे। He is a great poet as well as a great critic। He is a traditionalist rooted in classicism as well as an innovator। लेकिन strange opposing contradiction देखें कि poet भी हैं, critic भी हैं, traditionalist हैं और classicist हैं, as well as innovator भी हैं और new style of poetry भी चाहते हैं पोइट्री में इनोवेशन होनी चाहिए, नई चीज आनी चाहिए, साथ साथ क्लासिस्ट भी है, ट्रेडिशनलिस्ट। He is stern realist, acutely conscious of the modern civilization with its manifold problems as well as the visionary। साथ साथ एक stern realist है, ठीक है, और मॉडर्न सिविलाइजेशन पे शदीद तनकीद करते हैं, और साथ साथ विजनरी भी हैं, लुक्स एट लाइफ बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस, जो चाहते हैं कि जिंदगी को टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड भी देखना भी होना चाहिए। सो यहाँ पे आप इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी देख सकते हैं, अपोजिंग एलिमेंट्स में आपको मिले। T.S. Eliot was born in 1888 in the USA में ये पैदा हुए थे। He was educated at Harvard University। After that he received education at Paris and Oxford and settled in England। पेरिस में पढ़े, फिर ऑक्सफोर्ड आगे उन्होंने स्टडी की और उसके बाद ये वापस ही नहीं गए। उन्होंने फैसला किया कि मैं नया घर जो है मेरा इंग्लैंड है, which he has made his literary home। एक लिटरेरी होम इन्होंने इसको बनाया, ओरिजिनल यूएसए की थी। क्लासिसिज्म स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, ठीक है। He came into the prominence as a poet in the decade
फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिटवीन 1920 and 1930 के दरमियान ये सामने आते हैं सही तौर पे. During which period he wrote the poems for which he is the best known. There was at that time in England a tendency in the favor of classicism which directly influenced Eliot. इंग्लैंड के अंदर जो उस टाइम एक टेंडेंसी चल रही थी, एक जिक्र हो रहा था, और जॉर्जियन पोइट्स वगैरह के मामले में भी एक रिएक्शन भी आ रहा था, तो इन्होंने भी क्लासिसिज्म को ज्वाइन किया, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है. Being himself a great classical scholar and finding around him petty poets of the Georgian group, he set himself to establish principles of sound classicism. उन्होंने सोचा कि न्यू एज के मुताबिक मुझे क्लासिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो जाना चाहिए और उसको एलेबरेट करना चाहिए मॉडर्न टाइम के मुताबिक. टू हिम क्लासिसिज्म स्टैंड्स फॉर ऑर्डर. इनके लिए क्लासिसिज्म का मतलब है ऑर्डर. ठीक है, यानी मोर देन रीजन से थोड़ा सा हट के, उनके लिए, पुरानों के लिए रीजन ज्यादा. सो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उनका एक वर्क भी है बड़ा फेमस, क्रिटिकल वर्क भी है. ही कन्विंसेस द लिटरेचर एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच द प्रेजेंट कंटेन्स द पास्ट. उनका ख्याल था कि जो ट्रेडिशन है वो भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए और इंडिविजुअलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, पास्ट जो है ना वो साथ जोड़ के एक प्रेजेंटनेस को हम उस पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं. और क्योंकि लिटरेचर एक कॉन्टिन्यूअस वर्क है, हम स्ट्रगल करके अपना जो है ना वो लिटरेरी हेरिटेज जो है उसको ओन करते हैं, स्टडी करके, मेहनत करके उसके साथ जुड़ते हैं और पास्ट को पढ़ते हैं. द मॉडर्न पोएट अकॉर्डिंग टू द एलियट शुड कैरी ऑन दैट प्रोसेस फॉलोइंग द परमानेंट स्पिरिट ऑफ दैट ट्रेडिशन. तो लिटरेचर का एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको एक बंदे ने पढ़ना है, समझना है, उसे फिर ऑन करना है और दैट परमानेंट स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट वर्ल्ड में अपनी पोइट्री करनी है. एंड दस क्रिएट्स फ्रेश लिटरेचर बाय एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट ऑन ए न्यू एंड मॉडिफाइड मैनर. ठीक है, और न्यू चीज भी देनी है कि नए अंदाज में चीज को प्रेजेंट करें. तो साथ साथ वो कह रहे हैं ट्रेडिशन को भी चलाएं और इनोवेशन भी होनी चाहिए. Thus, Eliot is different from the new classicists of the 18th century who insisted on implicitly following the narrowly defined rules of the writing. अब यहाँ पे ये जो क्लासिसिज्म है पुराने टाइम का, न्यू क्लासेस जो थे 18th सेंचुरी के, उससे अलग कैसे हो जाते हैं, जो कि कहते हैं कि हमने क्लासिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना और रीजन को डोमिनेट करना. वो प्रिंसिपल जो तय हो गए बस हमने उनको कॉपी करना है. ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने ट्रेडिशन को लेके चलना है, देखो कहां से डिफरेंस आ रहा है, और इनोवेशन करनी है और उसको जोड़ना है ट्रेडिशन के साथ. So to him, classicism means a sort of training for order, poise and right reason. ये मतलब है इनके यहाँ क्लासिसिज्म का. और ट्रेडिशन के साथ ये इंडिविजुअलिटी को लेके चलते हैं. जहां पे आप देखते थे कि रोमांटिक्स जो है वो इंडिविजुअलिज्म है, ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशन है, रिजेक्शन ऑफ द ट्रेडिशन है. और ओल्ड टाइम में क्लासिसिज्म क्या था, टोटल ट्रेडिशन है. ठीक है, कोई इमेजिनेशन को कंट्रोल करना है और रीजन पे रहना है. इनके यहाँ क्या था कि नहीं, इंडिविजुअलिटी भी है, इमेजिनेशन भी है, टाइम स्पेस क्रॉस भी करना है, ट्रेडिशन को भी साथ लेके चलना है और उसको जोड़ना है. ये कॉन्टिन्यूटी एक प्रोसेस है. तो इन्होंने किसी हद तक आके ब्लेंड दिया है क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का, लेकिन डोमिनेंटली दायरे वो क्लासिसिज्म के साथ नहीं. सो न्यू इडियम ऑफ द पोएट्री, अगर प्योर क्लासिस्ट होते तो न्यू इडियम की जरूरत ही नहीं थी. So according to him, the modern writer, while carrying on the literary tradition of poise, order, and right reason, need not follow the old and the obsolete idiom. ये कहते हैं कि नहीं, हमने ट्रेडिशन को जरूर स्पिरिट ऑफ लिटरेचर लेके चलेंगे, लेकिन इडियम वो नहीं, एक्सप्रेशन वो नहीं, जो फॉर्म है ना, जो स्टाइल है, जो एक्सप्रेशन है, जो इडियम है, जो वर्ड चॉइस है, ये अब नई होनी चाहिए, नई दुनिया की होनी चाहिए. प्रेडिसेसर्स की हम फॉलो नहीं करेंगे. सो नीड नॉट फॉलो द ओल्ड एंड द ऑब्सोलीट इडियम. एंड ऑब्सोलीट होता है जो तर्क कर दिया गया, जो खत्म हो गया, पुराना हो गया, ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, जो पहले गुजर गए लोग हैं. बट शुड इन्वेंट इंटायरली ए न्यू मीडियम. उनका ख्याल था कि हमें नया मीडियम और नया ईडियम इन्वेंट करें, विच इज कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड न्यू फीलिंग, न्यू आइडियाज एंड न्यू एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ. जो मॉडर्न लाइफ की न्यूनेस, जिसमें न्यू लाइफ है, न्यू आइडियाज है, न्यू फीलिंग है, न्यू ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं. आपके इर्द गिर्द चीजें भी बदल गई है ना, अब गाड़ियां आ गई, इंजन आ गया, ठीक है, और न्यू फीलिंग्स आ गई, नए मॉडर्न लाइफ आ गई. इनको एक्सप्रेस करने के लिए वो समझ रहे कि नया आइडिया होना चाहिए. द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मॉडर्न पोएट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द पोएट पास्ट पोएट.
because the modern life dominated by the science and technology is radically different from the life of the past ages, characterized by the slow steady development. पुरानी दुनिया और थी, नई दुनिया के नए तकाजे हैं, तो ये चाहते हैं नई साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पोइट्री में भी वो साइंटिफिक थिंकिंग इनोवेशन होनी चाहिए. In his attempt to find a new medium for the poet, Eliot became interested in the experiments of the Ezra Pound and leader of the images. तो इन्होंने साथ साथ इन्फ्लुएंस लिया और इमेजिस्ट मूवमेंट के साथ भी अपने आप को अटैच किया. एजरा पॉइंट जहाँ पे इमेजेस में पता है हॉपकिन की पॉइंट को लेते हुए और इमेजेस जो है वो प्रीसाइज वे में, मिनिमम वर्ड में, फ्री वर्ड्स में एक नई टेक्निक्स लगा रहे थे नई चीजों को बयान करने की. इस बात को उन्होंने एडमायर किया और उनके साथ जुड़े भी. सो पाउंड वर्सेस एलियट भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि उनके साथ ये एसोसिएट होने के बावजूद हम कहते हैं टी.एस. एलियट एक सेपरेट जायंट है, जैसे W.B. Yeats. So like Pound, Eliot also sought to extend the range of the poetic language by introducing words used in the common speech, but commonly regarded as inappropriate in literature. So, but Eliot is different from Pound in this respect, that having a profound knowledge of classical literature, he can, whenever he likes, borrow phrases from well-known poets and thus creates an astonishing effect. तो ये साथ में थे कि हमें जो है ना एलियट पाउंड जो है ना वो बिल्कुल न्यू टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉमन स्पीच जो है ना वो लेके आ रहे हैं, बिल्कुल कॉमन नॉन डिफिकल्ट वर्ड्स आप इसे कह लें. लेकिन एलियट जो है वो इस मामले में थोड़ा फर्क करता है और ये बारो करता है फ्रेजेस सारे पोइट से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से, इवन जो साइंटिफिक नई इन्वेंशन और वर्ड्स हैं उनको. Thus, in his poem, one find colloquial words expressing precisely and exactly the meaning which he wants to convey, along with the archaic and foreign words. कुछ ऐसे वर्ड जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, यूज में नहीं आ रहे, उनको भी, और दूसरी जुबानों के अल्फाज भी, जैसे शांति वर्ड आपको मिलेगा, शांति शांति इसके अंदर, वेस्टलैंड के अंदर इंडियन वर्ड, संस्कृत वर्ड. इस तरह फॉरेन वर्ड का यूज, आर्केक वर्ड्स का यूज, कॉलेक्टिव लैंग्वेज का यूज, तो ये जबान में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं. यूज बाय द एंशिएंट पोएट्स, फिलोसोफर्स, prophets, which sounds like voice for way beyond a mountain. तो यहाँ पे ये पाउंड के साथ इनका इख्तिलाफ. The Wasteland इनका एक मास्टरपीस है. Eliot is acutely aware of the present and the baffling problems which face mankind in the modern time. Modern time में क्या हो रहा है पूरी तरह ये उसको समझते हैं, उसके साथ एसोसिएट करते हैं. ये W.B. Yeats की तरह आंखें नहीं बंद कर ली इन्होंने, वो पास्ट और दुनिया में नहीं खो गए, बल्कि प्रेजेंट टाइम पे अपना रिएक्शन देते हैं. The poems of his early period as the love song of J. Alfred Prufrock, 1917 में ये बड़ी फेमस इनकी पोएम है, The Love Song of J. Alfred Prufrock, expresses the disillusion, irony and the disgust at the contemplation of the modern world, which is trivial, sordid and empty. और इनका ख्याल है कि जो जदीद दुनिया आज की जो वर्ल्ड है, जो साइंटिफिक वर्ल्ड है, लॉजिकल वर्ल्ड है, इसमें अब ये ट्रिवियल हो चुकी है, एम्प्टी है, अंदर से खाली है. इन हिज ग्रेटेस्ट पोएम द वेस्टलैंड, जो एक सिंबल बन गई थी मॉडर्न टाइम का, कि वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो गया मॉडर्न टाइम जो है, तो बैरल लैंड होता है जहां कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है. जहां the poet surveys the desolate scene of the world with his searching gaze. He relentlessly uncovers its baffling contrast and looks in vain for the meaning where there is only a heap of broken images where the sun heats. And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. ये poem से कुछ अल्फाज है The Wasteland. तो ये description है The Wasteland. And the same attitude is expressed in the Hollow Men, इनकी और famous work है. Hollow Men 1925 में publish होता है. इसमें इनकी लाइनों से आपको पता चल जाएगा क्या थीम है. We are the hollow men, we are stuffed men, leaning together, he headpiece filled with straw. कि हमारे जो खोपड़ी हैं वो बस straw से भरी हुई हैं, कोई उसमें fresh ideas नहीं है, कोई imagination नहीं है, कोई thinking नहीं है, कोई spirituality नहीं है. तो men जो है, modern लोग जो है ना, ये अंदर से खोखले हैं, इनमें आवाजें तो हैं लेकिन कोई deep meaningful sounds नहीं है. Present, past and the future. Time के हवाले से क्या concept है. But it is in not merely the present with which Eliot is preoccupied. He is a mystic who has a profound sense of the past and looks into the future. ये ऐसे शायर थे जो present को देख रहे हैं, जो past को देख रहे हैं और जो future को भी देख रहे हैं.
कुछ शायर होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो पास्ट पे ज्यादा जाते हैं, जैसे Yeats पे गए थे, और कुछ सिर्फ प्रेजेंट पे रहते हैं, लेकिन ये तीनों जमानों पे जाने वाले हमें लगते हैं, ये ब्रेक करते हैं सारी बाउंड्रीज. He aims at to look beyond the instant, impressing moment and think of himself as belonging to what was best in the past and may be prolonged in the future. वो जो ट्रेडिशन है, और फिर इंडिविजुअलिटी को मिलाना है, और स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशन को प्रेजेंट से गुजार के फ्यूचर की तरफ ले जाना. पर फॉर हिम द स्पिरिट एग्जिस्ट इन वन एटर्नल नाउ इन विच द पास्ट, प्रेजेंट, द फ्यूचर आर ब्लेंडेड. ठीक है, इनका ख्याल है कि जो नाउ है, अब है, जो प्रेजेंट टाइम होता है, इसमें तीनों जो एटर्नल है नाउ, इसलिए कि इसमें तीनों जमाने जो है मिक्स हो जाते हैं. फ्यूचर हम इमेजिन कर सकते हैं इस वक्त, पास्ट के बारे में जान रहे हैं, प्रेजेंट तो हम वैसे गुजर रहे होते हैं, तो प्रेजेंट में तीनों जमाने हैं. So in order to experience it, one should surrender one's ego and relax in the mood of humble receptivity. कि शायद जब humble हो जाता है, receive करता है, अपने ego को छोड़ देता है, तो वो now में सारे टाइम को experience कर सकता है. Only then one can absorb the fleeting moment in such a way that the scheme of existence purged all one's personal prejudices, narrowness and resentment is felt all around oneself. So it is in this mood that his later poem published together in 4 quartets consisting of Burnt Norton, East Cocker, The Dry Salvages and The Little Gidding are written. ये उस मूड के अंदर है जब ये टाइम की बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक मिस्टिक पोएट की तरह हम कम्युनिकेट करते हैं सिंबल्स के अंदर. So he is a man of many sides. अभी आपने देखा भी कि मैन कॉम्प्लेक्स है, खुद भी एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉडर्न एज को सही तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एज के कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी. Thus T.S. Eliot, who is a force in the modern English literature, is a many-sided personality. He is a classicist, innovator, critic, poet, social philosopher, mystic, all combined into one. हम इनमें देखते हैं कि ये ना सिर्फ क्लासिस्ट हैं जो क्लासिकल रूल्स और ट्रेडिशन को कहते हैं कि ऑन करना है, हमने लर्न करना है, हमें सीखना है, पास्ट में हमारे लिए बहुत कुछ है, बल्कि प्रेजेंट से इंडिविजुअलिटी को भी सामने लेके आते हैं. इनोवेटर भी हैं कि क्रिएटिव अंदाज में मॉडर्न इडियम हमें यूज करना चाहिए. क्रिटिक भी हैं, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट इनका जो वर्क है, क्रिटिकल की वर्क है. इन्होंने क्रिटिसिज्म पे अपनी पूरी पोएटिक थ्योरी दी है. ठीक है, उस पर ज़ाहिर प्रोज में बात हो सकती है. सब पोएट हैं खुद जिन्होंने वेस्टलैंड, हॉलोमैन जैसी शानदार नज़में लिखी, और सोशल फिलोसफर भी हैं, सोशल सोसाइटी पे भी कमेंट करते हैं, लाइफ के ऊपर भी, और एक मिस्टिक की तरह भी बिहेव करते हैं. He makes the reader aware not merely of the problems of the modern world life but also of the mankind as a whole. ना सिर्फ ये मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, बल्कि मैनकाइंड एज ए होल पे भी जाते हैं. तो इन्होंने अपना कैनवस बहुत बड़ा करके मैनकाइंड एज ए होल को भी एड्रेस किया. Though a great and acute thinker, he has a spiritual approach to life. He is rare in the 20th century, dominated by science and materialism. यहाँ पे साइंस और मटेरियलिज्म मॉडर्न वर्ल्ड में डोमिनेट कर गया था. मॉडर्न वेपन से अब मॉडर्न वॉर लड़ी जा रही थी. वहां पे एक शख्स जो है, इनकी जो अप्रोच है वो हाल दो हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल अप्रोच टू लाइफ. टी.एस. एलियट तक यहाँ मामला हमारा खत्म हो जाता है. पोएट्स आफ्टर टी.एस. एलियट, ये बिल्कुल लास्ट फेज है इसका. टी.एस. एलियट के बाद भी कुछ पोएट थे इंपॉर्टेंट इस एज के अंदर. Though T.S. Eliot dominated the English poetic scene till 1913, after that new school of English poets came to the forefront. कुछ नए पोएट आते हैं हमारे पास, यंग पोएट आते हैं. It is headed by the W.H. AUDEN, जो बिल्कुल एक न्यू मॉडर्न स्कूल हमारे सामने आता है, वो है W.H. AUDEN जो लीड कर रहे हैं उसको. And the other leading poets of this group are Stephen Spender and CECIL de Lewis. They follow the example of the Hopkins and make use of the technical achievements of the T.S. Eliot and Ezra Pound. तो ये क्या करते हैं, जो हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम की बात की, या मैट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात की है, या एजरा पाउंड जो है एक्सपेरिमेंट करता है इमेजिज्म के अंदर. और इसी तरह जो टी.एस. एलियट की जो इनोवेशंस है, इंडिविजुअलिटी और ट्रेडिशन और टाइम और मिस्टिसिज्म को मिलाना, और ये सारी चीजों से इनको ये यूज करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं. These poets are conscious of the barrenness of the modern civilization and strive to find a new way out of wasteland. इनको पता है, ये रियलाइज करते हैं कि इनकी जो मॉडर्न वर्ल्ड है नाउ टर्न्ड इनटू अ वेस्टलैंड. वेस्टलैंड बिल्कुल एक बैरन लैंड होती है जिसपे कोई फसल नहीं उगती, कोई पौधा नहीं उगता,
क्योंकि बारिश नहीं आती, क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ नहीं, बैरन हो गई मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये बात को वो रियलाइज करते हैं और इससे वे आउट तलाश करते हैं W.H. आर्डन और उसका जो ग्रुप है। Their ideal is the creation of society in which the real and the living contact between man and man may again become possible। कि वो जो इंसानियत है वो दोबारा जिंदा हो सके, जो मैन टू मैन जो कॉन्टेक्ट अब खत्म हो रहा है, वो दोबारा से, इंसान आइसोलेट हो गए, मॉडर्नाइज हो गए। वो चाहते हैं इंसानों को दोबारा एक ऐसी सोसाइटी का क्याम किया जाए जहां इंसान इंसान से दोबारा जुड़ सके। W.H. आर्डन जो है, द मोस्ट ओरिजिनल एंड द मोस्ट poetical, exciting among the modern poets is W.H. Auden, who settled in America shortly before the Second World War। इंग्लैंड से ये बाद में अमेरिका चले गए, वहां पे सेट हो गए, जिस बिल्कुल ये T.S. Eliot जो अमेरिका से इंग्लैंड सेट हो गए थे, ये उनके अपोजिट है। He also considered the wasteland as a symbolic of the modern civilization। W.H. Auden जो समझते थे wasteland poem है, वो symbolic poem है modern civilization की। But whereas T.S. Eliot is a symbol of it is a symbol of the state of spiritual dryness की वो बात करते हैं। To Auden, it is a symbol of the depressing physical and the psychological condition in the English social life। और आर्डन के यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रही है डिप्रेसिंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज अ सेंस ऑफ इमिनेंट क्राइसिस व्हिच प्रिवेड्स हिज अर्ली पोएट्री। W.H. आर्डन की पोएट्री में हमें ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन और डिप्रेशन है मॉडर्न वर्ल्ड के को लेकर के, ये हमें नजर आता है, जो क्राइसिस नजर आता है। In his later poetry, Auden developed a more sober, contemplative, and religious approach to life. But whatever he writes is full of symbols and images derived not from the mythology, as in the case of the Yeats and the Eliot, but from the multifarious of everyday life। तो ये आम जिंदगी से जो है ना वो लेते हैं, और इनकी पोएट्री में हमें सिंबल्स नजर आते हैं, बिल्कुल यीट्स और एलियट की तरह, दोनों सिंबलिस्ट पोइट्स हैं। इनमें ये भी सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करते हैं, फुल ऑफ सिंबल्स होते हैं, लेकिन उनकी बजाय मिथोलॉजी और पास लेने की बजाय एवरीडे लाइफ के सिंबल यूज करते हैं। बस इतना सा इनके और उनका फर्क होगा। W.H. आर्डन का स्टीफन स्पेंडर है, who began writing under the influence of Auden, composed lyrics in which he expressed sympathy for the working classes। ठीक है, ये जरा वर्किंग क्लासेस के साथ सिंपैथाइजर है उनके। बट इन हिज लेटर पोएट्री ही हैज डेवलप्ड हिज ओन क्वाइट ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल व्हिच इज अनलाइक द स्टाइल ऑफ एनी मॉडर्न पोएट। और मॉडर्न पोएट से हटकर इनमें एक तो लोअर क्लासेस के लिए सिंपैथी है, और उनके बारे में एक लिहाज से मार्क्सिस्ट नजरियात हैं इनके, और ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल बाद में ये अडॉप्ट करते हैं। तीसरे हमने देखे थे सिसिल डे ल्यूइस। सिसिल डे ल्यूइस आल्सो रोट हिज early poetry under the influence of Auden। ये आर्डन के सारे फॉलोअर हैं, but his later poetry has become more and more reflective and reminiscent। Moreover, he has adopted the Victorian diction on account of his profound knowledge of the technique। He may be called the academic poet of the present age। In his poem, the imagery is primarily rural and is known as elegiac। These characteristics associate him with Georgians। तो सिसिल जो है, ल्यूइस जो है, ये जॉर्जियन के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं ज्यादा, और आल्दो ये आर्डन को फॉलो करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोइट्स ऑफ द प्रेजेंट एज आर लुई मैकनीस, एडिथ सिटवेल, रॉबर्ट ग्रेव्स, रॉय कैम्पबेल और जॉफ्री ग्रिगसन, जॉर्ज बार्कर एंड डायलन टॉमस। कुछ और भी एक पूरा ग्रुप है, काफी रिच एज है इन एतबार से, लेकिन हम इनमें से सिर्फ एक पोएट को देखेंगे रिमेनिंग में से, डायलन टॉमस को। He was a Welsh poet and writer whose works include the poem "Do not go gentle into that good night" and "Death shall have no dominion"। तो ये इनके वर्क्स हैं। और उसके अलावा इनका एक रेडियो जो है, यहाँ वर्ड मिस हो गया, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट इनकी वो बड़ी फेमस है, "Child's Christmas in Wales" and "The Portrait of the Artist as a Young Dog"। यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, हम एक नॉवल भी देखेंगे जॉयस का, ये उसी नाम को ट्विस्ट किया उन्होंने। डायलन टॉमस, हु इज इन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द यंग पोएट्स, फाइंड्स यूनिटी ऑफ द मैन विद नेचर, ऑफ द जनरेशन विद ईच अदर, एंड द डिवाइन विद द ह्यूमन, एंड लाइफ विद द डेथ। इनको एक रिकंसिलिएशन ये देखते हैं नेचर के साथ, यूनिटी और लाइफ और डेथ और डिवाइनिटी और ह्यूमैनिटी के साथ। सो दैट डेथ डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन बट फॉर ए गारंटी ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो ये डेथ को डिस्ट्रक्शन नहीं देख रहे, उनको एक स्पिरिचुअल देख रहे हैं, कंटिन्यूशन देखते हैं ऑफ परपेचुअल लाइफ इन द कॉस्मिक
इटर्निटी। तो एक स्पिरिचुअल अप्रोच है डायलैन टॉमस की, वेलिश पोइट थे, और कुछ आपको पॉइंट्स बताएं। बट इन स्पाइट ऑफ दिस टेंडेंसी टुवर्ड्स romanticism in the poetry of the present age, in England, Eliot and his school of poetry, which is akin to the classicism, still hold the field. All modern poetry possesses intellectual toughness, and there is no attempt to return to the melodious diction of the Tennyson, Swinburne, or the imaginative flights of Shelley. तो ओवरऑल अगर हम टर्म देखें मॉडर्न पोएट्री का, तो इंटेलेक्चुअल टफनेस, आल्दो इसमें कुछ करंट सब में मिलते हैं जहां पे ये रोमांटिक्स के करीब जाते हैं, जैसे जॉर्जियन के कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हमें टेम्परामेंट इनका इंटेलेक्चुअल टफनेस का मिलता है ओवरऑल पोएट्री के अंदर। So this is the end of the lecture.